नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज काफी तेजी से गिरता जा रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से सियासी पारा हाई होने लगा है। विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी तय ना हुई हो, मगर सियासी दलों ने चुनाव में उतरने का अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल महायुति में दिख रही है, जिसके केंद्र में है अजीत पवार। दरअसल डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया जिससे यह कयास लगने लगे कि जल्द ही महायुति से अजीत पवार की छुट्टी हो सकती है। आखिरकार फडणवीस ने ऐसा क्या कह दिया और फडणवीस के बयान पर महाविकास आघाड़ी के नेता किस तरह से तंज कस रहे हैं, यह रिपोर्ट देखिए। अजित पवार पर बड़ा खुलासा, चुनाव से पहले होगा धमाका। पहली बार बोले फडणवीस, अजित का बाय बाय फिक्स। बीजेपी का महाप्लान, महायुति में तय घमासान। महायुति जिसमें बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शामिल है। पिछले करीब 15 महीने से 3 दल मिलकर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आते ही इस गठबंधन में गड़बड़ी की सुगबुगाहट तेज होने लगी, जिसके केंद्र में है अजित पवार। अजित पवार मौजूदा वक्त में महायुति यानी एनडीए के अहम घटक दलों में शामिल एनसीपी के सर्वे सर्वा है। प्रदेश की शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब इस गठबंधन में चंद दिनों के ही मेहमान रह गए। सवाल है कि क्या अजित पवार को महायुति से बाहर निकालने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है? क्या अजित पवार को साथ रखने से बीजेपी को अपने लिए बड़े नुकसान का अंदेशा होने लगा है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही अजित पवार से शिवसेना और बीजेपी दूरी बना लेगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत और महायुति में जो कुछ भी चल रहा है, उससे ऐसी कई संभावनाओं को बल मिल रहा है। पहला तो यह कि महायुति के मौजूदा कैप्टन और सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को अजित पवार और उनकी एनसीपी फूटी आंख नहीं सुहा रही। दूसरा ये कि आरएसएस भी उनसे खासे नाराज बताए जा रहे हैं। तीसरा ये कि अब बीजेपी भी खुलकर अजित पवार पर हमला करने लगी, और यह हमला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए सीधे तौर पर अजित पवार पर ठीकरा फोड़ दिया। फडणवीस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यह सच है कि हाल के आम चुनावों में यह बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन था। अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इसलिए महायुति का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में खराब रहा। यही बीजेपी के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारणों में से एक है। हमने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल कुछ ही जीत पाए। कम अंतर से 12 सीटें हार गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति को करारी हार का सामना करना पड़ा, और पहली बार किसी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पहली बार अजित पवार और एनसीपी पार्टी को इसके लिए सीधे रूप में जिम्मेदार माना है। इससे पहले छोटे स्तर के नेता डूबी जबान में यहाँ पर एनसीपी को और अजित पवार को जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन बड़े हमले यानी अजित पवार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बात करने से सभी लोग परहेज कर रहे थे। अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी से अब ये साफ लग रहा है कि प्रदेश चुनाव से पहले अजित पवार को लेकर महायुति में कोई खेला जरूर होगा। खुद अजित पवार भी कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं कि वो अपनी मौजूदा भूमिका को लेकर खुश नहीं, यानी डिप्टी सीएम के पद से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये कि अजित पवार सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि डिप्टी सीएम पद पर ही रुक जाता हूं। अब मैं क्या करूं? मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे मौका नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस गाहे बगाहे अजित पवार की जुबा पर आ ही जाती है। कई मौके पर अजित पवार सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अजित पवार ने जब चाचा शरद पवार से बगावत की थी, तब वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिप्लेस करने वाले थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा।
महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 में से 28 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के हिस्से में अब की बार महज 9 सीटें आईं, जबकि 2019 में अविभाजित शिवसेना के साथ लड़ने वाली बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। यानी इस बार बीजेपी को प्रदेश में 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी के वोट शेयर में 1.66% की गिरावट आ गई। पिछले लोकसभा में जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे, वहीं अब की बार घटकर 26.18% पर पहुंच गए। और इसका सारा दोष अब बीजेपी अजित पवार को दे रही है। बीजेपी का मानना है कि अजित पवार की एनसीपी का वोट बीजेपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हुए, जिसका असर नतीजों पर पड़ा। बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना के लिए अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर करना आसान था, क्योंकि वो लंबे समय से चुनावी साझेदार के रूप में जुड़े हुए थे। चूंकि बीजेपी हमेशा एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, इसलिए एनसीपी से बीजेपी को वोट ट्रांसफर करना मुश्किल था। मैं इस एनसीपी के मतदाताओं के लिए सेटलमेंट पीरियड कहूंगा। दरअसल महाराष्ट्र में कई दशकों से यानी बाला साहेब ठाकरे के समय से ही भारतीय जनता पार्टी और अविभाजित शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ते रही है। दोनों ने साथ लड़कर कई दफे राज्य में सरकार भी बना चुके हैं। केंद्र में दोनों पार्टियां एक दूसरे के सहयोगी भी रह चुके हैं, यानी कि दोनों पार्टी के वोटर एक दूसरे के कैंडिडेट को वोट करते रहे हैं। लेकिन प्रदेश के इतिहास में बीता लोकसभा चुनाव ऐसा रहा जब एनसीपी पहली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, जो राज्य की जनता को पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। बीजेपी को उन इलाकों में भी तगड़ा झटका लगा जहां अजित पवार की एनसीपी मजबूत हुआ करती थी, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाके में। वेस्टर्न महाराष्ट्र की 11 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये ग्राफ 2 तक ही पहुंच पाया। वहीं मराठवाड़ा के 9 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार बीजेपी का मराठवाड़ा रीजन में खाता भी नहीं खुला, यानी चारों के चारों सीट बीजेपी इस बार मराठवाड़ा में हार गई। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिसके लिए अजित पवार को साथ लाए, वही उनके लिए लोकसभा चुनाव में नुकसानदायक बन गया और विधानसभा चुनाव में यह नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए बीजेपी अभी से अजित पवार को लेकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी है। देवेंद्र फडणवीस के बयान को बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में लाजमी है कि प्रदेश की सियासत गरमानी ही थी। महायुति में शामिल बीजेपी और शिवसेना जहां फडणवीस के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं अजित पवार की एनसीपी का भी अपना तर्क है। अजित पवार जी हमारे साथ आए। निश्चित रूप से किसी भी इलेक्शंस में जब पहली बार किसी साथी को लेकर के आप लोगों में जाते हो, तो वोट ट्रांसफर का परसेंटेज जो है वो शुरू में जरूर कम आता है। उसी का उल्लेख देवेंद्र जी ने किया था। उनके जो वोट शेयरिंग कैपेसिटी है वो भी इतनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अजित दादा एक बड़े नेता है, सक्षम नेता है, और जब उनको पार्टी में लिया गया था, महायुति में लिया गया था, तब बीजेपी के आला कमान, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना के सभी कार्यकर्ता उससे जो बातचीत कर कर उनको महायुति में शामिल किया था। अब अजित पवार को लेकर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का अगला कदम क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों को इस बहाने अजित पवार पर तंज कसने का मौका जरूर मिल गया। कदाचित माझी अशी शंका आहे की त्यांना सांगतील की तुम्ही जरा तात्पुरते स्वतंत्र लढा, नंतर आपण सरकारमध्ये एकत्रित करू, असंही करतील ते। म्हणजे तुम्ही तिकडे लढा, जरा लांब उभा राहा आणि मग निवडणूक झाल्यावर आपण एकच आहे, आपण मित्रच आहोत, असं कदाचित समजूत घालतील। मला माहित नाही नक्की काय होईल। त्यामुळे दोन्ही गोष्टी, इकडे ते यांच्याबरोबर राहिले तरी यांचं नुकसान आहे, ते लांब गेले तरी यांचं नुकसान आहे, असं माझं ऑब्झर्वेशन। अजीत दादा पवार के बारे में आरएसएस ने पहले कहा, फिर एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के विधायकों ने कहा, फिर बीजेपी के विधायकों ने कहा, अब तो देवेंद्र फडणवीस जी भी खुले मंच से कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार को लेकर कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, जो उम्मीद थी वो नहीं मिला। अजीत दादा फिर भी आप बने हुए हैं, आपकी क्या मजबूरी है पता नहीं, ईडी सीबीआई का क्या दबाव है पता नहीं,
खबरें तो ये भी आ रही है कि अजीत दादा शायद महायुति से निकल जाएं। बार बार कौन बेइज्जत होना चाहेगा। हो सकता है वो निकलकर तीसरे मोर्चे में शामिल हो जाएं। पता नहीं महायुति की क्या हालत होगी, लेकिन महायुति में एक बहुत जबरदस्त अंतरकलह मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना अजीत दादा पवार और उनकी टीम का बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, बार बार अपमान कर रहे हैं। फिर भी अजीत दादा पवार टिके हैं। आप लोग ही सोचिए क्या कारण होगा। देवेंद्र फडणवीस जी, आप चाहे शिंदे जी के साथ लड़े, चाहे अजीत पवार जी के साथ लड़े, चाहे उनके बिना लड़े, आपका हश्र लोकसभा से भी बुरा होने वाला है। वास्तविकता तो यह है कि आप 50 भी क्रॉस नहीं कर रहे और आपको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा सीटें लड़ेंगे तो एक सम्मानजनक हार हमारी होगी, इसके लिए आप अजीत पवार को दूर करना चाहते हो। लेकिन आप कुछ भी कर लो, महाराष्ट्र के साथ जो बुरा आपने किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया है, युवाओं को जो बेरोजगार करने का काम किया है, किसानों के साथ जो धोखा किया है, चाहे वो फिर प्याज का हो, गन्ने का हो, आपकी इथेनॉल की पॉलिसी हो, चाहे फिर सोयाबीन की पॉलिसी हो, सबसे आज पूरा महाराष्ट्र दुखी है और इसकी सजा आपको दिए बगैर रहेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी करो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अजित पवार को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली? चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस का यह बयान एक कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का है कि हम चुनाव लोकसभा का जरूर हारे, लेकिन हार के कारण ये है, लेकिन गठबंधन वो बहुत जो बना था गठबंधन, वो ठीक तरीके से अमल नहीं हो पाया था। नेताओं का तो मिलन हुआ था, लेकिन कार्यकर्ताओं एक साथ नहीं आए थे, जिसके कारण से वो ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन ऐसी परिस्थिति विधानसभा में नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में दोनों दल के नेता और कार्यकर्ता का मनोमिलन हो चुका है और एक दूसरे को वोट ट्रांसफर होगा। हम यह चुनाव मजबूती से जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस का बयान अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से जब ये पूछा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में किसी तरह के सुधार की संभावना है, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। फडणवीस ने कहा, गठबंधन में किसी भी तरह के सुधार का समय नहीं है, हमें मौजूदा रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। हमने काफी हद तक अपनी जमीन वापस पा ली है। राजनीति में समय और परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि पार्टियां अक्सर निर्णय लेती हैं। बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन परिस्थितियों से प्रेरित था। बीजेपी का कोर वोटर शुरू से एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर असहज था। उसने एनसीपी के साथ गठबंधन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि हम पारंपरिक प्रतिद्वंदी रहे, लेकिन अब हम 80% लोगों को अपना रुख समझाने में सफल रहे। पार्टी इस तरह के गठबंधन के पीछे के उद्देश्य के बारे में आरएसएस को भी समझाने में सफल रही। दरअसल अजित पवार को लेकर आरएसएस भी कई मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका। अजित पवार को महायुति में शामिल कराने को लेकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाराज चल रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की अजित पवार के कारण एक बड़ी हार हुई थी। आरएसएस का अलग एक मसला और भी है। कुछ दिनों पहले लाडली बहन योजना का प्रसार और प्रचार का कार्यक्रम नागपुर में था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार तीनों नागपुर पहुंचे थे। तीनों का कार का काफिला, तीनों एक ही गाड़ी में थे, पहुंचा आरएसएस हेडक्वार्टर। उस गाड़ी से सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वहां पर उतरे और आरएसएस हेडक्वार्टर जाकर उन्होंने हेडगेवार के स्मारक को वहां पर नमन किया। लेकिन अजित पवार गाड़ी से नहीं उतरे और वो गाड़ी में बैठना ही पसंद किया। अजित पवार ने यह दर्शाया कि उनकी विचारधारा एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी से अलग है। कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 महीने बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते में आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक अहम बैठक भी हुई थी, जिसमें अजित पवार को लेकर मुद्दा उठा था। सूत्रों के मुताबिक तब देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि हमें प्रदेश में हार का अंदेशा पहले से था, इसलिए हमने पहले एकनाथ शिंदे को और फिर बाद में अजित पवार को साथ ले लिया। फडणवीस ने तब ये भी कहा था कि हमने ये फैसला प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया था। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने संघ को दिए अपने रिपोर्ट में ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार और बीजेपी के बीच वोट ट्रांसफर 50% से भी कम रहा। ऐसे में अजित की मौजूदगी से बीजेपी को नुकसान ही हुआ। वहीं दूसरी ओर शिंदे की शिवसेना का बीजेपी को 88% वोट मिला, जबकि बीजेपी का
89% वोट शिंदे की शिवसेना को ट्रांसफर हुआ। यानी शिंदे की मौजूदगी ने बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा तो दिया, लेकिन अजित पवार का साथ होना भी बीजेपी के लिए कोई खास फायदेमंद नहीं रहा। बीड, धुले, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और अमरावती लोकसभा की ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां काफी कम मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि अब बीजेपी भी शायद ये चाहती है कि अजित पवार से किनारा कर लिया जाए। नीचे के कार्यकर्ताओं से लेकर के और बड़े नेताओं को ये इस बात का एहसास हुआ है कि महाराष्ट्र में जो तोड़ फोड़ की राजनीति हुई, जो शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर महायुति बनाई गई और एक मजबूत गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ, वो विफल रहा। क्योंकि इस महायुति के महागठबंधन से महाविकास आघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यदि लोकसभा चुनाव की समीक्षा करें तो आप देखेंगे कि महायुति में तीन दल के होने के बावजूद उनके कम से 200 से ज़्यादा विधायक हैं। इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में महायुति को भारी नुकसान हुआ। इसके पीछे एक वजह नवाब मलिक भी है। दरअसल माना जाता है कि फडणवीस और नवाब मलिक के बीच सियासी तौर पर 36 का आंकड़ा है। फडणवीस जहां अपने इलाके में नवाब मलिक की एंट्री नहीं चाहते हैं, वहीं नवाब मलिक को लगता है कि उन्हें जेल भिजवाने में फडणवीस का ही सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे में दोनों की आपसी सियासी रंजिश भी बीजेपी और एनसीपी की दोस्ती में आने वाले दिनों में खलल डाल सकती है। बहरहाल इन तमाम सियासी रस्साकशी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत बेहद ही रोमांचक होने वाली है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अजित पवार का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।